तो साथियों, आज हम बात करेंगे। हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक हमारा आयन एक्सचेंज, यानी बोले तो आयन विनिमय। तो देखेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं। तो ईच कोलाइड बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जैसा कि हम लोग कोलाइड्स की बात किए थे, तो जो ऑर्गेनिक था वो हमारे जैसे मोंट मोरलनाइट हुआ, हमारा 1:1 कैल्यूनाइट हुआ, 2:1 नॉन स्पेनिंग टाइप अगर बोले तो इलाइट हुआ। ये सब हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे ह्यूमस था, तो इसमें कह रहा है ईच कोलाइड्स बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोसेस ए नेट नेगेटिव चार्ज। कैसे रखते हैं? पोसेस ए नेट नेगेटिव चार्ज एंड दिस मीन्स it can the attract the hold positively charge ions such as potassium, sodium, hydrogen, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यह जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको क्या है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर उनको धारण कर लेते हैं, यानी उनको पकड़ लेते हैं। कौन से? हमारे प्रत्येक कोलाइड, चाहे वह हमारा इनऑर्गेनिक हो या फिर चाहे वो हमारा ऑर्गेनिक हो। नेक्स्ट देखते हैं आयन एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं। तो आयन एक्सचेंज इज डिफाइन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है विच कैटायंस एंड एनायन विच कैटायंस एंड एनायन आर एक्सचेंज बिटवीन, किसके बीच बीच में? सॉलिड एंड लिक्विड फेज एंड बिटवीन द सॉलिड फेज इफ इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विच ईच अदर। अगर हम देखेंगे तो ये हमारी कैसी है आयन एक्सचेंज, ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस या बोले तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक दूसरे के निकट संपर्क में होने पर ठोस और तरल, किसके बीच में ठोस और सॉलिड है लिक्विड, ठोस और तरल के बीच और ठोस के बीच किसका, जो कैटायंस और आयनायन का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आयन एक्सचेंज कहते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो एक बार एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, बोले तो अवशोषण। तो क्या है, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज ए डिफाइंड एज द फिनोमिनो वाई विच एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। आप ध्यान रखेंगे किसका कंसंट्रेशन में बढ़ता है? वाई द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और एन accumulation of ions on a solid occurs due to the ion exchange और other reaction। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जिसके द्वारा आयन विनिमय या अन्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा एक ठोस पर आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, या फिर क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन बोले तो संचय हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन का अवशोषण, उसी तरह से डिसॉर्प्शन देख लेते हैं। इसके एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। तो इसको देख लेते हैं। डिसॉर्प्शन फिनोमिनॉन वाई विच एंड द रिप्लेसमेंट और रिलीज ऑफ एन एब्जॉर्बेड आयंस स्पीसीज ऑकर्स। यानी एब्जॉर्प्शन एक, हम बोल सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन की एडवर्स प्रोसेस है, या बोलते तो विपरीत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक अधिशोषित आयन प्रजाति का प्रतिस्थापन या रिलीज होता है। किससे? ऑन द सॉलिड से। जैसा कि हम लोग उसमें देख रहे थे एब्जॉर्प्शन में कि किस पे, जो सॉलिड पे क्या है, इंक्रीज कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा था, या फिर क्या है, एक्युमुलेशन एकत्रित हो जा रहा था ऑन द सॉलिड पे, जबकि इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। कंटिन्यू देखते हैं। अच्छा, जो आयन एक्सचेंज होता है भाई किस तरह से होता है, किस साइड पे होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं साइट फॉर आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज के लिए साइट तो देख लेते हैं। तो आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट इंटायरली टू द क्ले एंड सेल्फ फ्रैक्शन एंड द ऑर्गेनिक मैटर। यानी देखेंगे आयन, जो आयन एक्सचेंज है वह एक गुण होता है ऑलमोस्ट इंटायरली, जिसपे क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, होते हैं आयन एक्सचेंज में। देखते हैं कंटिन्यू। द कोलाइडल प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 20 माइक्रोन विंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट फॉर कजिंग द आयन एक्सचेंज फिनोमेना। यानी जहाँ पे कोलाइडल जो पार्टिकल है उसका साइज जब 20 माइक्रोन से कम होता है, तो
ये इम्पोर्टेंट साइट होती है किसके लिए? फॉर द आयन एक्सचेंज फिनोमिना के लिए। कंटिन्यू देखते हैं। द सॉइल पार्टिकल्स आर आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो हमारे सॉइल पार्टिकल होते हैं वह एम्फोटेरिक मतलब कि दोनों प्रकृति जिसकी पाई जाती हैं। दोनों प्रकृति मतलब जो एसिड भी होती है और बेस पे भी होती है। तो देखते हैं। एम्फोटिक नेचर एंड सॉइल पार्टिकल्स हैव द पावर टू होल्ड बोथ द कैटायन एंड एनायन। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे कि जो कैटायन होते हैं वह बेस पीएच पे, बोले तो 7 से ज़्यादा पीएच पे मोस्टली एब्जॉर्ब होते हैं या पाए जाते हैं। और जो एनायन होते हैं, जो एनायन वाले जो हमारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली क्या है 7 से नीचे वाले पे मोस्टली पाए जाते हैं। तो इसमें क्या बोथ कैटायन और एनायन वो दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे एम्फोटिक नेचर भी कहते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द चार्ज डेंसिटी एंड पोटेंशियल आर हायर ऑन इड्ज ऑन कॉर्नर्स एंड इज द फ्यूरो एंड कैविटी एज कंपेयर on flat plane surface and consequently in exchange phenomena are the probably concentration more in those this site। कहने तात्पर्य यह है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है इस पे वह हायर होती है किस पे? मोस्टली जो किनारों कॉर्नर पे, यानी किनारों और कॉर्नर पे होती है। एंड किस पे? एंड इन फ्यूरो, यानी एक तरह से जो हमारा कूड़ होते हैं उनमें, और कैविटी कंपेयर करेंगे फ्लैट की अपेक्षा, यानी ये जो समतल की अपेक्षा जो चार्ज डेंसिटी किस पे होती है? हमारे किनारे पे होती है और कॉर्नर पे होती है, और हमारा फ्यूरो पे जो हमारे क्या बोलते हैं इसे कूड़ा, उसमें ज़्यादा होती है। एंड कैविटी पे ज़्यादा होती है। कंपेयर करेंगे जहाँ पे समतल भूमि होती है, जहाँ समतल सरफेस होती है उसके कंपेयर में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। आंसर एंड कंसिक्वेंटली इन इंक्रीज, और इसके परिणाम स्वरूप जो विनिमय घटना है समता उन स्तरों में क्या है अधिक केंद्रित होती हैं। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। एक तरह से ये डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें हमारा कैटायन इन सोल्यूशन, अगर हम देखेंगे कि किसी भी जो हमारी जो सॉइल होती है उसमें कैटायन और आयनायन एक्सचेंज देखते हैं तो कैसे कैसे क्या होता है। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप देखेंगे जितना भी जो नेगेटिव चार्ज होंगे, अगर किसी मिट्टी जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वह क्या करता है जो पॉजिटिव वाले जो धनायन जो हमारे जो कैटायंस होते हैं उनको क्या करता है ये मोस्टली एब्जॉर्ब करता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस तरह से हम लोग देख भी सकते हैं। जैसे इस पर लिखा नेगेटिवली चार्ज क्ले, तो ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव वालों को, जैसे हमारा कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इन वालों को क्या करता है ये एक तरह से एब्जॉर्ब करता है या आकर्षित करता है अपनी तरफ से। और ये मोस्टली किस किस के बीच में होता है? सॉलिड एंड लिक्विड फेज के बीच में मोस्टली। तो ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ये रूट हेयर्स है, इसके बीच में ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो रहे हैं। और जो ये हमारी सॉइल पार्टिकल्स है, और इस पर जो पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम ये क्या है करते हैं इनको, और जो माइनस जो पार्टिकल चार्ज होते हैं वो क्या है अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव वाले को। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे। तो कंटिन्यू देख लेते हैं। इसमें तो मोस्ट कैटायन हमारे कौन कौन से होते हैं इसको आप फैक्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। तो मोस्ट कैटायन हमारे कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम, और ये हमारा अमोनियम और हाइड्रोजन है। इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल क्या पाया जाएगा मोस्टली हमारा? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। इन अल्कली सॉइल में मोस्टली क्या पाया जाएगा? हमारा सोडियम पाया जाएगा। डोमिनेंट आयनाइन कौन से होते हैं सॉइल में? तो हमारा ये होते हैं सल्फेट होता है, SO4 क्या होता है? SO4। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सल्फेट है हमारा, यहाँ पे हम इस तरह से देख लेंगे। इस तरह से जो सल्फेट है, हाँ सल्फेट है, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम, हाँ डोमिनेंट आयनाइन हमारा सल्फेट है, क्लोरीन है, और SO3 बोले तो बाइकार्बोनेट है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये डोमिनेंट है, ये मोस्टली पूछ लिए जाते हैं कॉमन एग्जामों में। कंटिन्यू बात करेंगे आगे। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस आर इंटीमेटली रिलेटेड विथ आयन एक्सचेंज फिनोमिना विच इंक्लूड द वेदरिंग ऑफ मिनरल्स। अगर हम देखेंगे रासायनिक और भौतिक अक्षय आयन विनिमय घटना से क्या है ये इनका घनिष्ठ संबंध होता है। तो उसमें कौन कौन से
इसमें शामिल होते हैं। तो एक तो हमारा इंक्लूड द वेदरिंग ऑफ मिनरल्स, बोले तो मिनरल्स का अपक्षय, जो खनिज होते हैं उनका अपक्षय। दूसरा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, यानी जो पौधे द्वारा जो पोषण का अवशोषण होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है सॉइलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ क्ले, जो क्ले होता है हमारा वाटर के संपर्क में आने पर सॉइल कर जाती है, बोले तो इंक्रीज वॉल्यूम हो जाता है। और जब ड्राई कंडीशन होती है तो उसका वॉल्यूम क्या घट जाता है, यानी श्रिंक हो जाती है। तो एंड लीचिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट का क्या निच्छालन के द्वारा क्या है या लीचिंग के द्वारा या निच्छालन के द्वारा क्या लॉस हो जाना, ये सब किस में शामिल होते हैं, ये केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस में शामिल होती है। कंटिन्यू देखेंगे द आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी कैटायन एक्सचेंज, particularly cation exchange therefore is considered as the main important process in the soil। अगर हम देखेंगे जो इसीलिए जो आयन विनिमय जो विशेष रूप से इसमें जो कैटायन एक्सचेंज होता है, कौन सा कैटायन विनिमय मिट्टी में का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। तो आज हम इसके बारे में आयन एक्सचेंज और हमारा कैटायन एक्सचेंज इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कैटायन एक्सचेंज की। तो कंटिन्यू देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेबल आयंस। देखें तो विनिमय आयंस के प्रकार, तो विनिमय आयंस के प्रकार देखेंगे हम लोग, इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सॉइल पार्टिकल्स इज न्यूट्रलाइज बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस नोन एज एक्सचेंजेबल काउंटर आयंस विच रेड आर held to the surface mainly by column force and van der Waals force। अगर हम देखेंगे कि जो मिट्टी के कण होते हैं, कणों पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या है विपरीत रूप से आवेशित आयनों की समतुल्य मात्रा द्वारा क्या हो जाते हैं, ये निष्प्रभावी हो जाते हैं, और जिन्हें जिन्हें हम विनिमय काउंटर आयनों के रूप में जानते हैं। और जो मुख्य रूप से सरफेस पे मोस्टली रूप से किसके द्वारा टिके रहते हैं, ये कॉलम फोर्स एंड van der Waals फोर्स के द्वारा क्या सतह पे बने रहते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे हम, इन मोस्ट ऑफ द सॉइल एक्सचेंजेबल कैटायंस आर, अब हम मोस्टली कैटायंस देख लेते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम ऑफ विच द, हाँ तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मोस्ट एक्सचेंजेबल कैटायंस हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक्सचेंजेबल कैटायंस हैं ये हमारे। अब इनमें से अगर हम सभी देखेंगे तो जिनमें तो विच इनमें सभी में देखेंगे तो कैल्शियम इज द डोमिनेंट एक्सचेंज आयंस। इन सभी में क्या कैल्शियम क्या है, एक डोमिनेंट एक्सचेंज आयंस है। कौन कौन से में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, और इन सभी में। कंटिन्यू देखें, इन स्ट्रॉन्ग द एसिड सॉइल, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके थे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में एक्ट एंड द डोमिनेंट एक्सचेंज आयन, और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या मोस्टली होता है। कंटिन्यू देखेंगे, वेयर इन अल्कलाइन सॉइल में सोडियम अधिक होता है बिकॉज द डोमिनेंट एंड द मोस्ट कॉमन आयन्स, और कॉमन सबसे जो आयंस होते हैं वो कौन कौन से, जैसे सल्फेट, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। तो इनको आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा बात कर ले हम जो काइंड ऑफ एक्सचेंजेबल आयंस होते हैं, ये मोस्टली दो प्रकार से होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा कैटायन आयन, दूसरा होता है एनायन। तो अब हम बात कर रहे हैं आयन एक्सचेंज की, अभी बात करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज की। तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं इसमें। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन आयन एक्सचेंज, नेमली कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें नेचर एंड अमाउंट ऑफ क्ले, और देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल होता है, और सॉइल रिएक्शन एंड लाइमिंग। ये क्या मोस्टली हमारे ये फैक्टर होते हैं जो कि क्या है, इनको प्रभावित आयन एक्सचेंज को क्या है प्रभावित करते हैं। तो कंटिन्यू हम देखेंगे, तो आयन एक्सचेंज फिनोमिना आल्सो अफेक्टेड बाय इरेगुलर शेप। क्या होता है, जो इरेगुलर शेप होता है वह कणों को क्या है प्रभावित करती है। एक देखते हैं, इरेगुलर शेप ऑफ द क्ले पार्टिकल्स एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज थ्रूआउट द पार्टिकल्स विच चेंज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कोलाइड क्ले।
अगर हम देखेंगे तो जो इरेगुलर शेप के जो क्ले होते पार्टिकल्स होते हैं वह मोस्टली कणों के साथ साथ आवेशों के गैर समान बोले तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वितरण से भी क्या है प्रभावित होती है, जो जो कोलाइड मिट्टी के सतह आवेश सतह को क्या है बदल देती है। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, द क्ले हैव clay minerals having the 2:1 expanding lattice types generally have the high ion exchange, especially cation exchange, then 1:1 types of clay minerals low surface charge density। अगर हम देखेंगे तो 2:1 जो कि हमारे स्पेंडलिंग टाइप जो लेटेस्ट जाली होती है, अब एक फेमस एग्जांपल देखेंगे तो मोंट मोरलोनाइट इसका फेमस एग्जांपल है। तो उसमें अगर हम जनरली देखेंगे तो हाई आयन एक्सचेंज पाया जाता है और मोस्टली कैटायन एक्सचेंज। देन देखेंगे तो 1:1 का जो फेमस एग्जांपल है वो हमारा कैल्यूनाइट है, उसके अपेक्षा ये क्या है ज़्यादा होती है। और इसमें होता क्या है लो सरफेस चार्ज डेंसिटी पाई जाती है 1:1 में, लेकिन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा किस में पाई जाती है तो 2:1 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ लाइमिंग मटेरियल इन द एसिड सॉइल डिक्रीज द रेट ऑफ आयन एक्सचेंज रिएक्शन बिकॉज ऑफ वेरी द डिग्री ऑफ आयनोजेशन। अगर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लाइमिंग मटेरियल, अगर अम्लीय मिट्टी में चूने की सामग्री के प्रयोग करते हैं तो जो आयनीकरण होता है आयनाइजेशन, तो भाई क्या हो जाता है अलग अलग डिग्री के साथ साथ आयन विनिमय प्रक्रियाओं की दर को क्या कम हो जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे जैसे भी हम क्या करेंगे लाइमिंग मटेरियल डालते हैं इन द सॉइल में। कंटिन्यू देखेंगे, तो द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट द डिफरेंट COOH, इसे क्या बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, इसका फार्मूला होता है C6H2OH, इसका फार्मूला है, इसको ध्यान रखें। इसे क्या बोलेंगे फिनोलिक ग्रुप्स एंड इनोलिक ग्रुप, COH, इसका फार्मूला इनोलिक का। हाँ ये सब क्या हमारे ये ऑर्गेनिक डिफरेंट ग्रुप्स हैं विच वेरी द अमाउंट, और ये अलग एक तरह से हम बोल सकते हैं हाँ ये अलग अलग क्या है समूह में क्या है बटे होते हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल कंटेनिंग द मोर COOH ग्रुप, जो कि हमारा क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये सबसे अधिक ऑर्गेनिक मैटर क्या है इसमें पाया जाता है। हैव द कैपेसिटी ऑफ कजिंग द हायर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर देखेंगे जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसमें सबसे अधिक अगर हम देखेंगे तो आयन उच्च या हायर कैटायन हायर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी पैदा करने की क्या कैपेसिटी या बोले तो क्षमता रखते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों में अगर बात की जाए तीनों में कार्बोक्सिल ग्रुप फिनोलिक ग्रुप और इनोलिक ग्रुप में, तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें हायर आयन एक्सचेंज करने की क्षमता होती है। कंटिन्यू देखेंगे, the participation of different fractions functional groups of organic matter in ion exchange reaction vary with the pH and nature of the ion present in the soil। अगर बोले तो आयन विनिमय अगर जो पार्टिसिपेट करते हैं तो आयन विनिमय प्रतिक्रिया में कार्बनिक पदार्थों के विभिन्न जो कार्यात्मक समूह की भागीदारी होती है वह pH और मिट्टी में मौजूद आयनों की नेचर से के साथ साथ भिन्न होती है, यानी डिफर करती है, वेरी करती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, इन एडिशन सॉइल कंटेनिंग द हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड्स। अगर हम देखेंगे तो जो इसके अलावा जो उच्च मात्रा में कार्बनिक कोलाइड जो कोलाइड्स होते हैं तो मिट्टी में जो चार्ज डेंसिटी के कारण उच्च आयन विनिमय गुण होते हैं। तो देखते हैं हायर सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट द अफेक्ट द आयन एक्सचेंज फिनोमेना, और जो आयन विनिमय घटना को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। क्या हमारा जो हाई ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक कोलाइड्स। कंटिन्यू देखते हैं, समटाइम इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ आयन एक्सचेंज वर फाउंड टू बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द ऑर्गेनिक मैटर एंड क्ले इंट्रैक्शन। अगर हम देखते हैं तो कभी कभी यह पाया जाता है कि कार्बनिक पदार्थ जो हमारा आयन एक्सचेंज होती है कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी के परस्पर क्रिया के कारण तो क्या हो जाती है जो रिड्यूस हो जाती है, क्या होती है आयन एक्सचेंज जो दर होती है रेट होती है वह क्या है कम हो जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी होता है। कंटिन्यू देखेंगे,
द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी पार्टिकुलर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द सॉइल पीएच। अगर हम देखेंगे जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो जैसे जैसे आयन एक्सचेंज कैपेसिटी में पार्टिकुलरली कौन सा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो जैसे जैसे पीएच बढ़ता है वैसे वैसे इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, बढ़ जाती है। या हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉइल, या फिर हाइड्रोजन आयन की कमी होने पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे तब बिकॉज पार्ट्स ऑफ द एक्सचेंज द पोजीशन ऑन द सॉइल कोलाइड्स मटेरियल्स आर द पीएच डिपेंड। और ये मिट्टी के कोलाइड्स पदार्थों के विनिमय स्थिति का कुछ हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा किस पे डिपेंड करता है, पीएच पर डिपेंड या निर्भर करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे एट द लो पीएच वैल्यू the numerous hydrogen ions in the soil solution suppress the dissociation of hydrogen from the most of the pH dependent site. Thus, no exchange between the hydrogen and the displacing the ion exchange। अगर देखें तो कम pH मान पर मिट्टी के जो घोल में कई जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वह pH पर अधिकांश स्थानों से हाइड्रोजन के डाइसोसिएशन हो जाता है, या बोले से तो हाइड्रोजन का पृथक्करण हो जाता है, या उसको क्या है, पृथक्करण को दबा देते हैं। और इस प्रकार इन हाइड्रोजन और आयनिक विस्तार आयनों के बीच में कोई आदान प्रदान क्या है, नहीं होता है। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं द एट हायर पीएच वैल्यू देयर आर ए वेरी few hydrogen ions in the soil solution, more of the hydrogen dissociation from the pH dependent exchange site in the soil and the displacing ion become the exchangeable form। अगर देखेंगे तो उच्च pH मान पर मिट्टी के घोल में बहुत कम हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जबकि निम्न pH पर क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं। जो अधिकांश हाइड्रोजन pH पे मिट्टी पर निर्भर विभिन्न स्थलों से अलग हो जाते हैं, और जो डाइसोसिएशन जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है भाई योग्य क्या है, बन जाती है। तो पहला ये हमारा आयन एक्सचेंज था। अब हम बात करते हैं तो आयन एक्सचेंज दो प्रकार का होता है, एक कैटायन एक्सचेंज और दूसरा होता है हमारा आयन एक्सचेंज। तो पहले वाक्य इसकी बात करें हम कैटायन एक्सचेंज। तो कैटायन एक्सचेंज देख लेते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज बोले तो धनायन विनिमय। अब इसको देख लेते हैं। तो थॉमसन एंड वे 1892 में इन्होंने सबसे पहले द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड कैटायन एक्सचेंज फिनोमेना, इन्हें सबसे पहले थॉमसन एंड वे ने धनायन विनिमय घटना को क्या है, पहचाना था, या बोले तो इन्होंने एक तरह से बताया था, इन्होंने पहचाना था। कंटिन्यू देखते हैं द एक्सचेंजेबल कैटायंस ऑफ द सॉइल आर द पोर्शन ऑफ दीज द कैटायन एसोसिएशन एसोसिएटेड विद द सॉइल सॉलिड exchange site that are subjected to interchange with cation in the soil solution। अगर हम देखेंगे जो धनायन मिट्टी में जो विनिमय मिट्टी के जो ठोस पदार्थ होते हैं क्या सॉलिड सॉइल सॉलिड होते हैं, और खासकर जो विनिमय स्थल से जुड़े कैटायंस के क्या है, भाग होते हैं, जो मिट्टी के घोल में कैटायंस के साथ या धनायन के साथ आदान प्रदान या उसके क्या अधीनस्थ होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे the process of interchange of the cations in the soil solution with those in exchange the form in the known as cation exchange। अगर हम देखेंगे तो मिट्टी के घोल में जो मौजूद जो धनायन होते हैं उनके विनिमय योग्य रूप में मौजूद धनायनों के साथ जो आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है, उसी प्रक्रिया को हम धनायन विनिमय के रूप में क्या जानते हैं, या बोले तो कैटायन एक्सचेंज के रूप में आदान प्रदान के रूप में इसको जानते हैं। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं द एक्सचेंज ऑफ कैटायंस इन द सॉइल टेक प्लेस बिटवीन, यानी मिट्टी में धनायनों का आदान प्रदान किसके बीच होता है। तो एक बार इसके बीच देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा द कैटायंस इन द सॉइल सोल्यूशन एंड दोज ऑन एक्सचेंज द कम्प्लेक्स ऑफ सॉइल और अंडर ब्रैकेट क्ले क्रिस्टल एंड ह्यूमस। अगर हम देखें कैटायन इन द सॉइल सोल्यूशन, जो कैटायंस होते हैं धनायन वह मिट्टी के मोस्टली घोल में और मिट्टी के विनिमय परिसर कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स मिट्टी के क्रिस्टल और ह्यूमस पर क्या है, धनायन होते हैं।
कंटिन्यू देखते हैं और किस किस के बीच में होते हैं। दूसरा होता है हमारा कैटायन रिलीज बाय द प्लांट रूट्स, और जो कैटायंस होते हैं वह प्लांट रूट्स के द्वारा क्या रिलीज करते हैं, रिलीज होते हैं। एंड दोज ऑन द एक्सचेंज द कम्प्लेक्स ऑफ द सॉइल, और मैं इस किसके बीच में कम्प्लेक्स जो जटिल होते हैं उनके द्वारा क्या है ये एक तरह से विनिमय होते रहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, द कैटायंस ऑन द सरफेस ऑफ द ईदर टू क्ले क्रिस्टल। अगर देखेंगे ये मिट्टी के दो क्रिस्टल, और कौन कौन से, टू ऑर्गेनिक कोलाइड्स, दो कार्बनिक कोलाइड्स होते हैं, और मोस्टली इसमें ह्यूमस होता है, और एक क्रिस्टल कोलाइड्स एंड ह्यूमस पार्टिकल्स, और ये क्या है ह्यूमस की सतह पर क्या है होता है। तो ये तीन होते हैं, प्रोसेस होती हैं जो क्या है कैटायन एक्सचेंज क्या है आदान प्रदान होता है इन द प्लेस इन द सॉइल में। तो कंटिन्यू देखेंगे, कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल। अगर देखेंगे तो कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कंसीडर एज आयन रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखेंगे तो धनायन जो विनिमय प्रतिक्रिया होती है वह एक रिवर्सिबल या प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया है, जिसे आयन पुनर्वितरण के रूप में भी क्या है इसको जाना जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स के रूप में हम इसको समझ लेंगे। देखते हैं, ए सोइल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैल्शियम ऑन द क्ले माइसेल। अगर हम देखेंगे तो जो मिट्टी होती है उसमें जो क्ले माइसेल पर सबसे अधिक मात्रा में अधिशोषित क्या होता है कैल्शियम होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, नाउ इफ इट्स द डिजायर्ड टू रिप्लेस ऑल द कैल्शियम फ्रॉम द एक्सचेंजेबल कम्प्लेक्स, यानी जो कैल्शियम होता है वह सभी को क्या है रिप्लेस कर देता है, बोले तो प्रतिस्थापित कर देता है, खासकर जो क्ले माइसेल। द सॉइल इज लीच विथ सोडियम क्लोराइड solution on that the calcium from the exchange complex is constantly being the replaced by the sodium until and the equilibrium is attained and thereby the clay micelle would be saturated with sodium। अगर हम देखेंगे अब यदि जो एक्सचेंज क्ले कम्प्लेक्स के द्वारा खासकर तो उसे कैल्शियम को क्या है रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर क्या कर दिया जाता है इसको प्रतिस्थापित करना क्या है ये उचित होता है। और ख़ासकर तो मिट्टी के जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वह घोल से क्या कर जाते हैं लीच कर जाते हैं, घोल से लीच कर जाते हैं, ताकि संतुलन क्या है होने पर जो एक्सचेंज कम्प्लेक्स से कैल्शियम को लगातार सोडियम के द्वारा रिप्लेस होता रहे, किया जाता रहे, और इस प्रकार जो क्ले माइसिल होता है उसमें सोडियम को उससे क्या है सेचुरेटेड हो जाता है, या सोडियम से के द्वारा क्या सेचुरेटेड या संतृप्त किया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं, द कैटायन एक्सचेंज फिनोमिना इज केमिकली इक्विवेलेंट। ये रसायन जो धनायन विनिमय क्षमता होती है ये रासायनिक रूप से समतुल्य होती है। तो देयर रिएक्शन इज द सोन, इसको एक बार हम देख सकते हैं। तो क्ले माइसेल कैल्शियम पे क्ले माइसेल होता है, इधर 2Cl यहाँ पे 2Cl के साथ क्रिया करता, तो जो क्ले माइसेल पे जो कैल्शियम होता है वह रिप्लेस कर जाता है, इस पे क्या आ जाता है सोडियम हमारा क्ले माइसेल पे आ जाता है, और जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है, क्लोरीन बना लेता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायंस इन द सॉइल आर। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कैटायन कौन सा हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सबसे अधिक कैल्शियम है सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सोडियम है, पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम है, ये सबसे बाद में है, आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, पावर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी जो प्रतिस्थापन की शक्ति होती है ऑन द आयंस पे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो पावर ऑफ रिप्लेसमेंट में तो ऑल द कैटायंस वन बाई वन देखते हैं। तो ऑल द कैटायंस आर नॉट द एब्जॉर्ब्ड विद द इक्वल टेंडेंसी फॉर ए क्ले सैचुरेटेड विथ ए पार्टिकुलर कैटायन। अगर देखेंगे किसी विशेष धनायन से संतृप्त मिट्टी के लिए सभी धनायन समान दृढ़ता से अधिशोषित नहीं हो पाती हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे, कंटिन्यू देखते हैं। अगेन ऑल द एक्सचेंज साइड डू नॉट पोसेस, यानी सभी जो विनिमय स्थल होते हैं वह कण की सतह पर ऋणात्मक आवेश की शक्ति समान नहीं होती है। तो ऑल नॉट द पोसेस एंड द सेम स्ट्रेंथ द नेगेटिव चार्ज एट द पर्टिकुलर सरफेस, यानी जो एक विशेष जो सतह पर ऋणात्मक की शक्ति क्या समान नहीं होती है।
कंटिन्यू देखेंगे तो सम कैटायंस, कुछ कैटायंस दैट आर द हेल्ड, उसको पकड़ लेते हैं मोस्ट द टाइटली, कुछ जो कैटायंस होते हैं वह बहुत मजबूती से टाइटली से पकड़ लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा, विद द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एब्जॉर्बर, और ये सबसे महत्वपूर्ण अगर देखेंगे एब्जॉर्ब करने की ताकत के साथ। तो कंटिन्यू देखते हैं द हैव द रिलेटिवली स्मॉल साइज, यानी जितना जो क्ले का साइज या जितना मिट्टी का जो साइज छोटा होता है वह उतनी आसानी से धनायन को क्या है, मजबूती से पकड़ता है। एंड द हायर चार्ज पर यूनिट साइज, और उसका क्या है, हायर चार्ज जो होता है सबसे अधिक प्रति इकाई आकार में अधिक चार्ज होता है। एंड दस द अप्रोच द क्लोज और वी हेल्ड द मोर स्ट्रांगली टू द चार्ज साइड देन द अदर साइड, और देखेंगे तो इस प्रकार अन्य आयनों की तुलना में चार साइड के करीब पहुंच सकते हैं या अधिक मजबूती से पकड़े जा सकते हैं। कंटिन्यू देखते हैं द हाइड्रोजन इज मोस्ट द टेनेशियली बाउंड बाई द सॉइल कोलाइट, देखेंगे कि हाइड्रोजन सबसे दृढ़ता से मिट्टी के कोलाइट से क्या है, बंधा होता है। कंटिन्यू देखेंगे इन जनरल द कैटायन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिलिकेट क्ले आर इन द ऑर्डर, अगर हम देखेंगे कि मिट्टी के क्ले के सतह पर अधिशोषित धनायन एक क्रम होता है उनका, और ये क्रम बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बार कई बार JRF SRF में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं तो सबसे अधिक जो सिलिकेट क्ले पर कौन सा हमारा जो मिनरल्स है वो क्या है, अधिशोषित या फिर एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा पहला हाइड्रोजन, जो कि क्या है एक्सेप्शन में भी है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हमारा, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, और उसके बाद में हाइड्रोजन एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं बराबर होते हैं। उसके बाद हमारा कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम और अमोनियम ये सेम सेम आते हैं, और उसके सबसे लास्ट में आता है हमारा सोडियम। अब यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, ये किसकी बात हो रही है, कैटायन की, एब्जॉर्ब ऑन द सिलिकेट पे, ये ऑर्डर है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं द सर्टेन कैटायन आर स्पेशली प्रोमिनेंट अंडर द नेचुरल कंडीशन, अब हम नेचुरल कंडीशन में देखते हैं, अब वो भी खासकर देखते हैं ह्यूमिड रीजन में। तो ह्यूमिड रीजन में सबसे अधिक देखते हैं, जो ह्यूमिड बोले तो आर्द्र भूमि मिट्टी में, तो देखते हैं तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक, उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, और सबसे लास्ट में सोडियम होता। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पे वेल ड्रेनेज एंड सेमी एरिड रीजन में, अच्छी तरह से सूखी हुई और अर्धशुष्क मिट्टी में देख लेते हैं, तो सबसे अधिक इसमें कैल्शियम आ जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद हाइड्रोजन इसमें सबसे बाद में आता है। कौन से भूमि में, वेल ड्रेनेज या फिर सेमी एरिड रीजन में। अब उसी तरह से हम ये सीरीज देख लेते हैं सोडिक या फिर अल्कली सॉइल में, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो सबसे डोमिनेंट पाया जाता है ऑन द सॉइल कोलाइड्स पे, तो सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, पोटेशियम, और लास्ट में क्या है हमारा हाइड्रोजन होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैटायन एक्सचेंज, यानी कैटायन विनिमय का महत्व एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या महत्व है इसका, तो कैटायन एक्सचेंज इज एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन द सॉइल फर्टिलिटी, अगर हम देखेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रोसेस है तो वो कौन सी हमारी कैटायन एक्सचेंज होती है। क्यों होती है, इन कजिंग द करेक्ट द सॉइल एसिडिटी, क्यों, क्योंकि सॉइल कैटायन एक्सचेंज के द्वारा जो सॉइल एसिडिटी होती है वह करेक्ट होती है, यानी उसको सुधार सकते हैं। एंड बेसिसिटी, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी को दोनों क्या है, इसको क्या है करेक्ट कर सकते हैं, या इसको बुनियादी ठीक ठाक करने में इसकी मोस्टली भूमिका होती है, किसकी, कैटायन एक्सचेंज की। और देख लेते हैं इन द चेंज द अल्टरिंग द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, और मिट्टी के भौतिक गुणों परिवर्तन में। और देख लेते हैं एंड दस द मैकेनिज्म इन द प्यूरिफाई और द अल्टरिंग द पार्कुलेटिंग वाटर, और देखते हैं रिसते हुए जल को शुद्ध करने या बदलने में एक केंद्र के रूप में धनायन विनिमय क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है अपनाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे द प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आर सप्लाई टू द प्लांट इन द लार्ज मेजर्स फ्रॉम द एक्सचेंजेबल फॉर्म, अगर देखेंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा में विनिमय रूप में मिलते हैं, किसके द्वारा, ये कैटायन एक्सचेंज की, इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। कंटिन्यू देखेंगे तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सॉइल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब क्यों जरूरी होती है वो इसके बारे में हम देख लेते हैं, देख लिए थे। तो द एक्सचेंजेबल कैटायंस इज ए मेजर सोर्स ऑफ प्लांट द
पोटेशियम। तो यानी विनिमय जो पोटेशियम होता है वह पौधे का एक प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा होता है एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम इज ऑफ्टन ए मेजर सोर्स ऑफ द प्लांट मैग्नीशियम। दूसरा हमारा विनिमय मैग्नीशियम होता है वह अक्सर पौधे का प्रमुख स्रोत होता है। कंटिन्यू देखते हैं। द मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड टू राइज द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉइल हैविंग द हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर देखेंगे तो द मोर अमाउंट ऑफ लाइम यानी ज़्यादा लाइम की मात्रा होती है कब, जब एसिडिक सॉइल में पीएच को ज़्यादा बढ़ाने में, और जिससे कि हमारी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वह भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कंटिन्यू देखेंगे तो कैटायन एक्सचेंज साइट होल्ड, कैटायन एक्सचेंज के साइड पर सबसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम आयंस आर रिड्यूस देयर लीचिंग लॉसेस। अगर देखेंगे तो जो धनायन विनिमय जो साइटें होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम और अमोनियम आयंस को धारण करती है, और जिसके जब धारण कर लेती है, अच्छे से होल्ड कर लेती है, उसके कारण क्या जो लीचिंग क्या बहुत कम हो पाती है या फिर ना के बराबर हो पाती है। कंटिन्यू देखते हैं। द कैटायन एक्सचेंज साइट होल्ड द फर्टिलाइजर पोटेशियम एंड अमोनियम एंड ग्रेटली द रिड्यूस देयर द मोबिलिटी इन द सॉइल लॉसेस। और इसके और जो विनिमय धनायन विनिमय जो स्थल होता है उसमें पोटेशियम एंड अमोनियम को धारण करते हैं, और जो मिट्टी में उसकी गतिशीलता को बहुत ही क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द कैटायन एक्सचेंज साइट द एब्जॉर्ब मैनी मेटल्स। इसमें काफ़ी मेटल्स होते हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं मेटल वाली, तो इसमें CD हो गया, हमारा Zn हो गया, Ni हो गया एंड Pb हो गया। तो दैट द माई टू प्रेजेंट इन द बेस्ट वाटर हैंस द मिनिमाइज द और स्टेबलाइज देयर द मूवमेंट विद इन द सॉइल। और ये क्या है, मोस्टली क्या है, पौधे को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये क्या नाम जो CD, कैडमियम होगी, जिंक हो गई, Ni हो बोले तो निकल, ये क्या है, सोख लेते हैं जो अपशिष्ट जल में मौजूद होते हैं, इसीलिए मिट्टी के भीतर इनकी गति को कम या स्थिर क्या रखते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज द ऑक्यूपाइड बाई वेरियस बेसिस कैटायंस इज कॉल्ड द परसेंटेज बेस सैचुरेशन। इसको हम आगे देखेंगे। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग द कैटायन एक्सचेंज। तो कैटायन एक्सचेंज को हम देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला है हमारा बैलेंसी ऑफ कैटायंस। तो बैलेंसी ऑफ, हाँ ठीक है, कैटायन एक्सचेंज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा बैलेंसी ऑफ एक्सचेंज यानी धनायनों की वैधता देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कंटिन्यू द कैटायंस हैविंग द हायर वैलेंसी आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड एब्जॉर्ब ऑन द कोलैट्स देन द कैटायंस हैविंग द लोअर वैलेंसी। अगर देखेंगे तो हायर जो वैलेंसी वाले या उच्च संयोजकता वाले जो धनायन होते हैं वह कम संयोजकता वाले धनायनों की तुलना में कोलैट्स पर मजबूती से टिके या फिर अवशोषित होते हैं। ध्यान रखिए कौन से, हायर वैलेंसी वाले कंपेयर टू लोअर वैलेंसी वाले की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Al3 बोले जो एल्यूमिनियम होती है, अगर देखेंगे तो स्ट्रांगली द बाउंड, देखेंगे इसकी जो वैलेंसी होती है 3 है, कैल्शियम की 2 है और सोडियम की 1 है। हम देखेंगे अगर हम इन दोनों की बात करें, एल्यूमिनियम स्ट्रांगली द बाउंड देन द कैल्शियम देखते हैं एंड सोडियम। तो जो एल्यूमिनियम की जो एक तरह से बोले तो जो हाइड्रोजन मजबूती से जब बंधा रहता है, किसके कंपेयर में, कैल्शियम और सोडियम के कंपेयर में, कौन, एल्यूमिनियम। कंटिन्यू देखते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन आयंस इज एन एक्सेप्शन, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एक अपवाद का रूप है। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एक क्या है, अपवाद का रूप है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे। बिकॉज इट एक्ट द लाइक द पॉलीवैलेंट आयंस इवन द थ्रो इट इज द मोनोवैलेंट। और हम देखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये मोनोवैलेंट होते हुए भी ये क्या है, पॉलीवैलेंट की तरह ही है कार्य करता है। कंटिन्यू देखते हैं। द हाइड्रोजन आयन बॉन्ड्स मोर द स्ट्रांगली बाउंड इवन देन द एल्यूमिनियम बिकॉज इट हैज़ द हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द एड्स ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स। और देख लेते हैं जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनकी जो सीमा होती है वह एल्युमिनियम से भी अधिक मजबूती से बनी होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षक होता है जो सिलिकेट मिनरल के किनारों पर मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे, वैसे देखते थे हम ये पढ़े थे कि जिसकी वैलेंसी सबसे अधिक होगी वह उतनी मजबूती के साथ बना रहता है कंपेयर टू लो वैलेंसी वाला। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हुए भी
वैलेंट का काम करता है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन पॉलीवैलेंट की अपेक्षा, ये हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम से भी ज़्यादा क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अफिनिटी द ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के प्रति आकर्षक होता है इसमें, इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है उसकी बॉन्ड क्या है मोर स्ट्रांगली होती है। कंटिन्यू देखते हैं। जीटा पोटेंशियल, तो कैटायन एक्सचेंज को तो प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा कौन सा है, ए फैक्टर कौन कौन से हैं? पहले हमारा बैलेंसी हो गया था, अब दूसरा हमारा जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल में देख लेते हैं। तो जीटा पोटेंशियल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो जीटा पोटेंशियल होता है भाई एक तरह से इज द मैग्नीट्यूड किसका परमाणु होता है, इज द नेगेटिव चार्ज का, या बोले तो ऋणात्मक आवेश ऑन द कोलाइड पार्टिकल्स का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द कैटायंस विच हैव द लोअर वैलेंसी आर द हाइड्रेटेड एंड हैव द हायर जीटा पोटेंशियल। अगर देखें तो जिन धनायनों की सजगता कम होती है या फिर क्या है लोअर वैलेंसी होती है, तो उसमें क्या है आर द हाइड्रेटेड हैव द हायर जीटा पोटेंशियल, और भी हाइड्रेटेड होते हैं और जिससे उनकी जो जीटा पोटेंशियल भाई क्या होती है ज़्यादा होती है कंपेयर टू हायर वैलेंसी के कंपेयर। कंटिन्यू देखते हैं। सो दैट द सोडियम आयंस इन इज हैज़ द हायर जीटा पोटेंशियल। उसी तरह से इसकी सोडियम का अगर हम देखेंगे जो बैलेंसी होती है वह क्या सिंगल होती है, तो इसमें हायर जीटा पोटेंशियल, आप इसको ध्यान रखेंगे। हायर जीटा पोटेंशियल कंपेयर टू कैल्शियम की। तो कैल्शियम की जो जबकि बैलेंसी क्या होती हैं दो बैलेंसी होती हैं, लेकिन इसकी जो जीटा पोटेंशियल वह सोडियम की जीटा पोटेंशियल से क्या होती है कम होती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो कंटिन्यू हम समझते हैं। and those the cations which have the higher zeta potential are the loosely hand and easily the replace। और देखेंगे तो which have the higher zeta potential, जैसा जैसी जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो वैसे वैसे ये लूज होती है एंड ईजिली रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो 10 उसी तरह से देखते हैं 10 सोडियम कैन बी ईजिली द रिप्लेस, और उसी तरह से सोडियम क्या है ईजिली या आसानी से क्या रिप्लेस हो जाता है कंपेयर टू कैल्शियम आयन के। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। वाटर होल, तो वाटर होल के भी बारे में देखेंगे। तो एवरी कैटायन कैरी द सम वाटर विच विथ इट एंड द वाटर रिमेन्स एंड अराउंड द कैटायंस एज ए वेरी थिन फिल्म विच इज कॉल्ड द वाटर होल। यानी जो वाटर होल लोग किसे कहते हैं, तो एवरी कैटायंस कैरी यानी प्रत्येक धनायन अपने साथ कुछ वाटर के साथ कुछ पानी लेकर जाता है एंड वाटर रिमेन, और जो जल होता है वह धनायनों के चारों ओर एक बहुत वेरी थिन फिल्म एक पतली फिल्म के रूप में रहता है, जिसे क्या कहते हैं वाटर होल कहते हैं। अब इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। तो एज द वैलेंसी ऑफ द कैटायन डिक्रीज, जैसे जैसे वैलेंसी घट जाती है किसकी कैटायंस की, इट हैज़ द हायर वाटर होल, वैसे वैसे वाटर होल क्या है बढ़ जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड रिमेन द एनी वे फ्रॉम द क्ले पार्टिकल्स, तो इसमें और ये मिट्टी के कणों से क्या दूर होते रहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। हैंस इट इज़ द लूजली हेल्ड एंड कैन बी इजीली रिप्लेस, इसीलिए शिथिल रूप से आपस में क्या पकड़े रहते हैं या पकड़ में आता है और इसे आसानी से बदला जा सकता है। बिकॉज दिस इज अ बिकॉज ऑफ डिक्रीज, और इसीलिए ये क्या है कम हो जाता है किस इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बीच में जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वह क्या कम हो जाता है बिटवीन द टू पार्टिकल्स के, बिटवीन द दो पार्टिकल्स के बीच में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ कंप्लीमेंट्री आयंस, पूरक आयनों की उपस्थिति। तो पूरक आयनों की उपस्थिति में फॉर द पार्टिकल्स देख लेते हैं। तो ए देख लेते हैं। ए द हाइड्रोजन आयन इन द कंप्लीमेंट्री आयंस ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या है ए में देखेंगे जो हाइड्रोजन आयन तो कंप्लीमेंट्री ये पूरक किसके साथ होता है, ये कैल्शियम आयन के साथ पूरक होता है। एंड कंटिन्यू देखते हैं द हाइड्रोजन आयन इन द स्ट्रांगली बाउंड द कंपेयर टू कैल्शियम, और उस तरह से कैल्शियम की तुलना में हाइड्रोजन दृढ़ता से क्या है बॉन्ड बना लेता है, बंधा हुआ होता है। कंटिन्यू देखते हैं। सो इसीलिए कैल्शियम रिप्लेस द फर्स्ट थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस, इसीलिए कैल्शियम पहले एक्सचेंज प्रक्रिया के माध्यम से विस्थापित किया गया है, जबकि जबकि इन द केस ऑफ बी पार्टिकल्स के केसेस में देखेंगे तो पोटेशियम इज द कंप्लीमेंट्री आयंस ऑफ द कैल्शियम। उसी तरह से देखेंगे बी कण के मामले में जो पोटेशियम होता है वह कैल्शियम का पूरक आयन होता है। अब देखते हैं हेयर यहाँ पे, तो कैल्शियम आयन इज द क्यूट स्ट्रांगली बाउंड द कंपेयर टू
पोटेशियम। यहाँ पे क्या है, जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम आयन पोटेशियम की तुलना में काफ़ी मजबूती से बंधा होता है। विल आयन सो द पोटेशियम आयन द रिप्लेस द फर्स्ट, और यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है वह क्या है, पहले विस्थापित होता है। कैल्शियम और पोटेशियम के कंपेयर में देखेंगे तब, जबकि हाइड्रोजन और कैल्शियम के उसके कंपेयर में देखेंगे तो कैल्शियम पहले होगा। अब हम देख लेते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जिस तरह से कैटायन, तो एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज विनिमय क्षमता इसे भी कहते हैं, या फिर इसे CEC के भी माध्यम से हम इसको बोलते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक बार देखते हैं क्या होता है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायंस, क्या, अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायन पर यूनिट वेट ऑन ड्राई सॉइल। अगर देखेंगे तो जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वह सूखी मिट्टी के प्रति इकाई भार पर विनिमय धनानों की कितनी मात्रा है, इसी को हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बोलते हैं, या आगे और भी देख लेंगे डिफिनेशन के रूप में। तो इट इज़ अ मेजर इन मिली इक्विवेलेंट, इसको मापते किस में है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ द कैटायन पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। तो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल में इसको मापते हैं। और रिसेंटली में, ये पहले मापते थे, अब रिसेंटली में इसको क्या, सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी सॉइल में इसको मापते हैं। ध्यान रखें किसको, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये हम बोल सकते हैं ये इसकी यूनिट है। कंटिन्यू देखते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल कोलाइड मटेरियल इन एक्सचेंजिंग द ऑल इट्स कैटायंस विद द कैटायंस सो दैट द सॉइल सोल्यूशन। तो ये मिट्टी के घोल और धनायनों के साथ सभी धनायनों का आदान प्रदान मिट्टी के कोलाइड पदार्थ की मात्रा पर या क्षमता पर क्या है, निर्भर करता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, एंड इट इज यूजली द इंटीमेटली रिलेटेड टू द सॉइल फर्टिलिटी एंड हैंस द प्लांट न्यूट्रिशन। और इसलिए मिट्टी के महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों में से एक है, जो आमतौर पर यूजली द इंटीमेटली, इसका जो मिट्टी की उर्वरता और इसलिए पौधे के पोषण से गहरा संबंध है इसका। तो एक बार मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो फॉर द मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, द टर्म इक्विवेलेंट और मोर द स्पेशली मिली इक्विवेलेंट इज यूज बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्या है इसका, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज साइट ऑन ए गिवन सॉइल सैंपल डज नॉट चेंज। देखेंगे कंटिन्यू। तो जो CEC माप के लिए समतुल्य या अधिशोषण रूप से मिली इक्विवेलेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दिए गए मिट्टी के नमूने में नकारात्मक चार्ज साइटों की संख्या क्या नहीं बदलती है, बट द वेट ऑफ द कैटायंस दैट मे बी एब्जॉर्ब टू दो साइट एट वन टाइम डू चेंज बिकॉज दे हैव द डिफरेंट वेट। लेकिन एक समय में इन साइटों पर अवशोषित होने वाले धनायनों का वजन क्या है, बदलता रहता है, लेकिन बदलता क्या नहीं है इसमें, जो नकारात्मक चार्ज साइटों की संख्या नहीं बदलती, लेकिन इसमें धनायनों का जो वजन होता है वह क्या बदलता रहता है, क्योंकि इनका जो वजन होता है वह क्या अलग अलग होता है। कंटिन्यू देखते हैं। द टर्म मिली इक्विवेलेंट मैं भी डिफाइन, अगर हम एक तरह से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखते हैं डिफाइन में, तो 1 मिली इक्विवेलेंट क्या 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन और द अमाउंट ऑफ एनी अदर आयंस दैट विल कंबाइंड विथ और डिप्लेस इट। अगर देखेंगे 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन या किसी अन्य आयन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उसके साथ संयोजित या फिर विस्थापित होती है। कंटिन्यू देखते हैं। द मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन सब्सटेंस इज 1000 ऑफ इट एटॉमिक वेट। अगर देखेंगे कि किसी भी पदार्थ का जो 1000 जो भार होता है उसके परमाणु भार का 1000वां भाग होता है मिली इक्विवेलेंट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, दस इफ ए क्ले हैज़ द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ 100 ग्राम। इस प्रकार यदि मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता देखेंगे तो 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम है। क्यों? इट इज़ द कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग द 1 mg ऑफ हाइड्रोजन और इट इक्विवेलेंट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉयल क्ले। ये प्रत्येक 100 ग्राम मिट्टी के लिए 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन और उसके बराबर का आदान प्रदान करने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो आप ध्यान रखिए क्या है 1000 ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक वेट। कंटिन्यू देखते हैं। द वेट ऑफ 1
हेक्टर फ्यूरोस्लाइस, अगर हेक्टर एक देखते हैं 1 हेक्टर फ्यूरोस्लाइस तो डेप्थ में दें 0 से 15 सेंटीमीटर, तो वजन देखते हैं कितना होता है, तो 2.2 गुणा इंटू 10 किलोग्राम होता है। देयरफॉर इसीलिए 1 हेक्टर फ्यूरोस्लाइस, इसलिए जो 1 हेक्टर फ्यूरोस्लाइस होता है वह 0 से 15 सेंटीमीटर होता है एंड एक कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग, और ये क्या है, एक तरह क्या आदान प्रदान करता है कितने, तो 22 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयंस को क्या है ये आदान प्रदान करने में क्या सक्षम होता है, कितने में, 0 से 15 सेंटीमीटर ऑफ फ्यूरोस्लाइस। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक तरह से अगर हम देख लेंगे ये इस तरह से 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, इस तरह से देख लेंगे फॉर्मूला, ये इसके बराबर इक्विवेलेंट इस तरह से होता जाता है। तो दैट द मीन्स देख लेते हैं। तो 1 mg ऑफ हाइड्रोजन 20 mg ऑफ हाइड्रोजन को कैल्शियम को एक तरह से क्या है रिप्लेस करती है या एक्सचेंज करने में, और उसी तरह से 12 mg मैग्नीशियम के 23 mg हाइड्रोजन और उसी तरह से 39 mg पोटेशियम इसका क्या है रिप्लेस करने में या फिर क्या एक्सचेंज करने में सक्षम होती है। 1 mg ऑफ हाइड्रोजन, 1 mg के हाइड्रोजन को बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। कंट्रीज देखेंगे तो 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल बराबर 1 सेंटीमोल पर केजी ऑफ सॉइल बराबर 100 मिलीमोल्स पर प्रोटॉन ऑफ केजी ऑफ सॉइल मिलीमोल ऑफ द प्रोटॉन। तो फॉर द फार्मूला, इस तरह फार्मूले से क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो साथियों इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसी को हम कंटिन्यू भाग 2 में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।